चलिए, पिछले क्लास में हम लोग चल रहे थे, शुरू किए थे, उसको आगे की ओर बढ़ाएं। नीचे लिख दीजिए, डैश देखिए, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था। नीचे लिखिए, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था। नीचे लिखे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, डैश देखिए, लिख दीजिए, डैश देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, डैश देखिए, उत्पादन के साधन और वितरण पर, उत्पादन के साधन और वितरण पर, उत्पादन के साधन और वितरण पर पूंजीपतियों का अधिकार। पूंजीपतियों का अधिकार। पूंजीपतियों का अधिकार। नीचे सेकंड लिख दीजिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, डैश लिख दीजिए, उत्पादन के साधन और वितरण पर, उत्पादन के साधन और वितरण पर समाज का अधिकार। उत्पादन के साधन और वितरण पर समाज का अधिकार। नीचे लिख दीजिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, डैश लिख दीजिए, पूंजीवादी प्लस समाजवादी। पूंजीवादी प्लस समाजवादी। चलिए समझेंगे। आज हम लोगों को पूरा बेसिक पूरे समझना था इकोनॉमी का, फिर सिलेबस के साथ इकोनॉमिक्स आपका मेन प्रारंभ हो जाएगा इसमें फाउंडेशन बैच में। देखिए, सरकार किस प्रकार से नियंत्रण करती है, इसके आधार पर हम लोग अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटे। जैसे आपको हम सरकार बना दे, सरकार का मतलब है घर का मालिक बना दे, मालिक ही सरकार है घर के लिए, जो निर्णय पास करेगी सबको मानना। अब आप मालिक हैं और आपका एक भाई है जो हर महीने कमा के 15,000 देता है, दूसरा भाई है वो हर महीने 30,000 कमा के देता है, और तीसरा भाई 10,000 महीना में लेता है क्योंकि पढ़ रहा, कुछ लेने वाला है, कुछ देने वाला। अब आपके घर में एक पलंग है, एक चौकी है और एक नीचे बेड लगा हुआ है, तो पलंग पर सोने का परमिशन किसको देंगे? 30,000 वाले को कि 15,000 वाले को कि 10,000 वाले को कि कहेंगे कि जिसको नींद आए सो जाओ? दो ही चीज, किसको देंगे? अगर आपके मन में है कि 30,000 वाले को हम ज्यादा फैसिलिटी देंगे, तो पूंजी के आधार पर आप फैसिलिटी दे रहे हो, तो इसी को पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद यही है, देखो नाम में ही लगा हुआ पूंजी, तो पैसे वाले पर विशेष ध्यान होती है। हमारे सरकार भी इसी प्रकार से देश चला रही। सरकार के भी कई बेटे ऐसे हैं जो कमा कमा के इनकम टैक्स देते हैं, कई ऐसे हैं जो जीएसटी देते हैं, और कई ऐसे हैं जो एकदम चुपचाप देहात एकदम कहे हुए हैं कि हमको नहीं दीजिएगा तो ठंडा मार देगा, मर जाएंगे, मकान भी नहीं है, हमको इंदिरा आवास चाहिए, खाने का अनाज दीजिए तो भूखे प्राण निकाल देंगे, कुछ नहीं है मेरे पास, तो बहुत सारे लोग हैं जो निकालते भी। अब सरकार पटना से दिल्ली ट्रेन चलाने के लिए सोच रही, तो सरकार सोच रही है कि कुछ है जो हमको अच्छा से टैक्स देते हैं तो उसका माइंड एकदम फ्रेश करके ले जाए, और कई लोग हैं जो हम ही से लेता है, तो इन लोगों को कुछ हम कष्ट नहीं देंगे तो कमाने का सोचेगा नहीं। तो जान के गवर्नमेंट 3 डिजाइन की बोगी बनवाती है, एसी बोगी, स्लीपर बोगी, जनरल बोगी, इस जान के 3 डिजाइन की बोगी लगाई। अब एक बोगी ऐसी रखी है कि गर्मी में भी एकदम चिल्ड किया हुआ है, गर्मी में भी कंबल उठा के ले जाएंगे, क्यों? टैक्स ज्यादा देता है। टिकट कटाते समय पूछेगा पैसा है, जितना मांगे, गुड, आ जाओ, पूरे बोगी में 72 आदमी, तुमको गर्मी में भी कंबल उठा के ले चलेंगे, गुड बॉय, एकदम बढ़िया से ले। पैसा है तो जी ज्यादा नहीं है लेकिन है, अच्छी बात है, फैन सीधा करके सुता के ले चलेंगे, एक बोगी 72 आदमी, बोगी चेंज हो जाएगा 73। पैसा है तो जी बहुत गरीब जी, आधार कार्ड, लाल कार्ड है, पीला कार्ड, आओ आओ, जनरल बोगी। एक बोगी में बैठने का सीट अगर 150 है तो 1500 आदमी भी टिकट मांग रहा है तो काटते जाना, तुम समझो लटकेगा कि कैसे काट रहे। तुमको हम बकरी और मुर्गी जैसा ले जाएंगे, ऐसा कष्ट से ले जाएंगे कि बीच रास्ता में इस बोगी का सीन देखेगा तो पूरे रास्ता सोचेगा कि दिल्ली में अब हम कमाएंगे, लौटते समय वैसा बोगी से आएंगे। पूरे रास्ता तुम अगर पूंजी पूंजी सोच रहा है तो यही पूंजीवाद। तो देखो पूंजीवाद में गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेल के लिए लोहा कहां से आ रही? हमारे अपने खान से आ रहा है, और खान में किसका अधिकार है? सबका, जिसका भारत में जन्म हो गया। अब तुम्हारे पिताजी ही तुम्हारे जमीन को बेच करके जो भाई ज्यादा कमा रहा है उसको हाई फैसिलिटी दे, तो कम कमाने वाला भाई हल्ला करेगा कि नहीं करेगा कि मेरा जन्म जैसे इस घर में हो गया तो मेरा हिस्सा है, अब हम कमाए चाहे नहीं कमाए, इस सब में बराबर कैसे दार। अब यही हल्ला करके दूसरे कंसेप्ट बने जिसका नाम है समाजवाद। अब कई देश कहता है कि तो बहुत बदमाशी है, तुम अमीर लोग के लिए इतना मोटा मोटा डंडा, एसी, एकदम कंबल सब कियो, सब बोगी में एसी लगाओगे तो क्या वोल्टेज डाउन हो जाएगा? कि लोहा नहीं है तुम्हारे पास, सब में लगाओ, ये एक में क्यों लगाया? स्लीपर में उससे कम गद्दा दिया हुआ, जनरल बोगी में तो केवल पटरा ठोक के छोड़ दिया, बताओ तो इसी का आधा गद्दा इसमें ठोक देता तो क्या हो जाता? इसको क्यों ऐसे कष्ट दे रहे हो? सब एक जैसा होना चाहिए, और इसके लिए सरकार को एक्टिव होना होगा कि सब एक जैसे कैसा रहे, और सबको एक जैसा अगर ले जाए तो इसी को समाजवाद कहते हैं। तो समाजवाद का मतलब हो गया उत्पादन के साधन और वितरण, मतलब समस्त फैक्ट्री, आपको भी हम पढ़ा रहे हैं तो आप क्या है? उत्पादन के हम साधन है, और आप उत्पादित होने वाले सेवा है, आप वस्तु की जगह खाली सेवा, यह भी एक फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में वस्तु की जगह सेवा तैयार होते हैं। अब इस तैयार होने वाली फैक्ट्री पर सरकार का नियंत्रण रहे, मतलब प्राइवेट कुछ नहीं हो, हर चीज सरकारी हो तो समाजवाद, और हर चीज प्राइवेट हो तो पूंजीवाद। अब बच्चों को पढ़ाना है तो पूंजीवादी व्यवस्था कहती है कि सरकार का काम स्कूल चलाना नहीं, सरकार का काम हॉस्पिटल चलाना नहीं है, जिसको पैसा है वो खुद देखेगा कि हमको मार्केट में कहां से पैसा है, उसको लगेगा कि बिजनेस से पैसा आएगा, एजुकेशन में बड़ा बड़ा स्कूल खोलेगा, एकदम एसी रूम, फलाना रूम, भेजेगा पैसा कमाओ, तो ये लोग पढ़ भी जाएंगे, पूंजीपति लोग, और पूंजीपति लोग। गवर्नमेंट क्यों स्कूल चलाएगी? गवर्नमेंट का काम देश चलाना है, स्कूल चलाना नहीं, ये पूंजीवादी। समाजवादी कहता है कि तेल, नमक, धनिया, मिर्च सब सरकार बेचे, कोई ज्यादा खा के मोटा ना हो जाए, आपको एकदम सूखे दुबला ना हो जाए, सबको हम बराबर रखेंगे, सब समाज का है टोटल, ये समाजवाद है। ईश्वर के जैसा शासन करेंगे। भगवान ने हवा दिया है किसके लिए? अमीर के लिए कि गरीब के लिए? सबके लिए। कितनों गरीब है खींचेंगे तो यार खींचो, ऐसा है कि अमीर के पास जाके कहता है कि मालिक थोड़ा छोड़िए हम भी खींचेंगे, जिसको जितना खींचना है खींचो। सूर्य है किसके लिए? सबके लिए। कोई ऐसा है कि सुबह सुबह तुम्हारे बोनी खराब कर दिया, सूर्य से कभी कहता है कि एकदम फकीर आदमी सुबह निकल गए? कोई सबके लिए है, ईश्वर बराबर एकदम शासन करते हैं। और सबसे खराब प्राणी मानव है। ये समाजवादी व्यवस्था कहता है कि आदमी कितना खराब प्राणी है, जो सोचो
कौवा को देखो, एक भी कौवा देखा है कि 3 तल्ला मकान बनाए हुए रजिस्ट्री पेड़ का करा लिया है, 2 तल्ला किराया पर देके तीसरा तल्ला में मस्ती से रह रहा है, 2 रेंट लगा दिए? कोई कौवा देख के आप बता सकते हो कि कौन अमीर कौवा है, कौन गरीब कौवा है? नहीं, प्रकृति ने सबको बराबर दिया। तो फिर अमीर है, गरीब है, एसी बोगी है, किसी को स्लीपर बोगी है, ऐसा क्यों है? समाजवाद कहता है कि मेरे यहाँ सब बराबर होगा, इक्वल, कोई आदमी बड़ा छोटा नहीं। इसलिए तुमने देखा होगा स्कूल में एक ड्रेस क्या है, समाजवाद का पहचान। किसी बच्चे को पढ़ते समय स्कूल में नहीं लगे कि मेरे पापा मजदूर है, उसके पापा मालिक है, वो बच्चा कितना गरीब है तो देखे कि उसका भी शर्ट हमारे जैसा है, पैंट हमारे जैसा। समाजवाद में सब बराबर करना है। और एक ट्रेन देखे होंगे जिसमें हर बोगी ज्वाइंट है और सब में समान फैसिलिटी। कितना भी गरीब है अगर वो किनारे बैठ गया तो उस पर उतने हक समझ रहा है जितना अमीर का है, तो कहना कि वाह समाजवादी ट्रेन, पैसा से तुमको फैसिलिटी नहीं मिलेगा, आगे आना हो। इस ट्रेन अगर दिल्ली जा रही है तो सबका कुर्सी आन, तो सब कुर्सी आन, बैठो, पैसा आके सो के जाएंगे तो नहीं फैसिलिटी है, बैठ के जाना, तो समझ लेंगे कि वो एक ऐसी व्यवस्था है समाजवाद। अब जो देश समाजवाद अपनाएगा बोलो उसके सरकार के पास कम पैसा होना चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा होना चाहिए। क्यों? हर फैक्ट्री सरकार स्थापित करेगी, हर चीज सरकार को करना। पूंजीवादी कौन सा देश अपनाएगा जहां सरकार के पास ज्यादा पैसा हो कि कम? कम। सरकार के पैसा से मतलब नहीं है, पूंजीपति लोग सब चीज चलाए। अब जिस समय भारत आजाद हुआ तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हमारे यहाँ हुआ कि पूंजीवादी व्यवस्था अपनाया जाए कि समाजवादी? नेहरू हमारे शुरू से कह रहे थे कि हम समाजवादी, लेकिन अब इस समय सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर हम समाजवाद अपनाते तो सारे लोहा के जितने भी फैक्ट्री थे, हमारे अन्य जितने भी फैक्ट्री थे, वो सब कैसा करना पड़ता? सरकारी। और क्या सरकार के पास इतने पैसे थे? नहीं। और इसीलिए गवर्नमेंट कही कि नहीं, हमारे पास जो पैसा है हम भी करेंगे, और जो निजी पैसा रखा है वो भी खोलो, हम रोक नहीं लगाए। और इसीलिए भारत में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों व्यवस्थाएं के मिलने से हम लोग के यहाँ कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। देखो भारत में तुम देखा होगा 2 व्यवस्थाएं हैं। किसी लड़के को इंजीनियर बनना है तो सरकारी परीक्षा पास करो, अच्छा रैंक लाओ, समाजवादी के अनुसार से कई सरकारी कॉलेज है, फी कम लगेगा, पढ़ो। जिसका नंबर ज्यादा नहीं आया तो कोई बात नहीं है, पिताजी से कहो धन निकाले, प्राइवेट कॉलेज में भागे, पूंजीवादी व्यवस्था, ईवी से तैयार हो जाएगा, इंजीनियर की डिग्री दोनों को प्राप्त, दोनों इंजीनियर है। कि पढ़ने में भूल भी था तो पैसा पर बन गया, कि खूब तेज था तो बिना पैसा के बन गया। ये दोनों मिला के इंडिया की फैसिलिटी। अब रूस में अगर समाजवादी व्यवस्था है तो क्या वहां पैसा से एडमिशन होगा? नहीं, सिर्फ टेस्ट होगा, फेल तो फेल, आप जिस लायक है वही काम करिए। इंडिया में नहीं भी लायक है, डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन 1 करोड़ है तो कोई बात नहीं, आओ पतला कर लिया इधर से बन। ये पूंजीवाद, चूंकि भारत में कैसी व्यवस्था है? मिश्रित। तो अब पहला नंबर हम लोग एक बेसिक समझे, हमारे पास अभी ऑब्जेक्टिव है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। मिश्रित होता क्या है तो नीट क्लियर है सबका। हम लोग दूसरी बात समझे, व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट 0 हो, अगर कोई दूसरे देश से ना हम आयात करें ना निर्यात करें तो उसको बंद अर्थव्यवस्था का देश का। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है, 0 नहीं है, तो ये खुला अर्थव्यवस्था का देश। मतलब क्या है हम लोग समझे, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े तो आपको मालूम है कि भारत में व्यापार करने के लिए बहुत सारी कंपनी आई और यही कंपनी देखते देखते भारत में कब्जा कर ली। अब 1757 में कब्जा कर लिए, हम लोग बहुत प्रयास किए, 200 साल तक लाखों हजारों लोग की कुर्बानी दिए, और तब 1947 में आजाद। आजादी के बाद हमारे यहाँ प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। अब इस समय हमारे यहाँ फैक्ट्री बहुत कम थी, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा थी। अब इसके कारण हर चीज में नंबर लगाना पड़ता था। आपको याद में होगा कि गैस सिलेंडर आज दे दिए तो अगला सिलेंडर 20 दिन बाद मिलेगा, नंबर लगाओ, बीच में खाली कर दिया तो ब्लैक से मिलेगा, रेड से नहीं मिलेगा। तो पहले हर चीज के लिए तुमको आज टेलीफोन लगाना है तो सरकार कहती थी कि हर चीज केवल सरकारी होगा, प्राइवेट नहीं होगा। नेहरू जी हर चीज सरकारी किए थे, प्राइवेट एकदम नहीं। एक कंपनी है बीएसएनएल, बस वही टेलीफोन लगाए। अब उसके पास फोन डेली 500 बन रहा है और डेली 1500 लोगों को फोन के लिए अप्लाई करना। तो आप पैसा जमा करके नंबर लगाइए, 2-3 साल में नंबर आएगा। आज वाला बात नहीं है कि आधार कार्ड झाड़े और ले लिया सिम कार्ड। उस समय आपका पास नंबर लगाना है, 3 साल लगेगा। जब तक भूल जाएगा तो उधर से आएगा कि नंबर लगाए थे, आ गया, तब घंटी बजे। तो हर चीज में देखिए यही बात थी। तो इस समय फिर विदेशी लोग, चीन है, दूसरे देश है, पूछ रहे हैं कि बोलिए सप्लाई दे। वही तरह की बात है जैसे किसी व्यक्ति का घर है और वो खूब मस्ती में किराया पर लगाते जाए। बाद में एक किराएदार ऐसा रहा जो मकान मालिक को ही खूब पीटा और सबका किराया वसूल करके अपने रखना शुरू कर दिया। अभी बहुत हल्ला किया, हंगामा किया, तो इसके 3-4 आदमी इस फेर में मारे गए। बहुत कुर्बानी के बाद, संकट के बाद, तब जाके सब फ्लैट इसका खाली हो। अब खाली होने के बाद इसके पास पैसा नहीं है, अब फिर कोई आ रहा है कि किराया लगाते हैं। ये आंसर क्या देगा कि हम नमक रोटी खा लेंगे, ठीक किराया नहीं लगाते हैं, हम फेर में पड़े हो। तो भारत का हाल यही है, जब हम लोग इस तरह के व्यापार के बाद फिर पूछ रहा है विदेशी कंपनी में आई कम इन, तो बोलो हम लोग क्या आंसर दें? नो, एकदम नहीं। और जवाहरलाल नेहरू यही किए, बॉर्डर लाइन सील कर, बॉर्डर पर 500% तक टैक्स लगा दी। ये खबरदार, विदेश का ना कोई सामान आएगा और ना हमारा जाएगा। ये था हमारी बंद अर्थव्यवस्था का देश। उस समय हमारे यहाँ बंद है, क्लोज इकोनॉमी। हम लोग धीरे धीरे इस क्लोज से 47 से 91 तक की कहानी पढ़ेंगे, फिर 91 से चेंजिंग पड़े, तब वर्तमान जुटने लगेगा ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये तमाम चीज आपको बात समझ में आएगी। अभी नेहरू की जगह आप भी रहते तो यही करते कि विदेशी आके कब्जा किया, अब फिर विदेशी कह रहा है कि यहाँ जाए तो कहे कि नहीं, एकदम बंद है मेरा। अब इसमें क्या है, मान लो भारत का राजदूत, इंडियन राजदूत 15,000 में मिल रहा है, पूरा आवाज कर रहा है, माइलेज कम। अब उस समय कोई आदमी चीन घूमने गए और चीन में देखा कि फर्स्ट क्लास राजदूत से भी बढ़िया मोटरसाइकिल 10,000 में। अब बताओ, भारत का राजदूत 15,000 में और चीन का 10,000 में, खरीद लिया कि तो राजदूत से अच्छा। खरीद के जैसे ही इंडिया आएगा तो बॉर्डर पर रोक देगा, कागज पूछेगा कि कागज दिखाओ, चोरी करके लाया तो नहीं खरीदे, कागज दिखाओ। तो कागज दिखाएगा कि कितना में लिया, तो 10,000, तो कोई बात नहीं, इंडिया ले जाना है तो जी 500% फाइन, 50,000 फाइन, 50,000 फाइन। अब लगा गिर जाने की गलती हो गया, गलती हो गया, तुम दूसरा देश से लाके फिर गुलाम बनाएगा इसको। अभी 50,000 फाइन लगे, हो गया कितना, 60,000। अब अंदर अंदर सोच रहा है कि इसमें 4 राजदूत हो जाते। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो पैसा दो या ही मोटरसाइकिल भी तुम्हारा जब्त होगा, जिसको कस्टम का सामान है। आज भी तुम सुनोगे कि कस्टम का सामान है, बॉर्डर का सामान। तो हम लोग हर जगह से एकदम लॉक किए हुए, कोई बाहरी सामान नहीं आएगा। उस समय विदेशी सामान का मतलब बहुत अमीर है वही लाएगा, गरीब व्यक्ति सोचे भी नहीं। अब ऐसे लॉक करके हम अपने देश को चला रहे थे, तो बोलो ये खुला अर्थव्यवस्था है कि बंद है? बंद है। और इसी अर्थव्यवस्था से हम लोग 1991 तक चले, 47। देखो इकोनॉमी का पहला पड़ाव है 1991, ये आपको पहला पड़ाव अच्छा से समझना होगा। यह क्या है, 91 में हम लोग के यहाँ प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। और 91 में ऐसी स्थिति आई कि आपको आगे पढ़ाएंगे, विदेशी मुद्रा भंडार
होना आवश्यक है कितने दिन के लिए? हमारे देश में हो गया कि 10 दिन से अधिक या विदेशी मुद्रा भंडारण नहीं, मतलब ऐसी स्थिति आ गई कि हम लोग अब 10 दिन बाद पेट्रोल वगैरह नहीं खरीद सकते, पैसा ही नहीं। तो भारत दिवालिया के कगार पे आ गया। 91 में समझो कि देश हमारा बैठ जाता। तो हम लोग विश्व बैंक से कर्ज मांगे। अब बताओ, जो आदमी के 20 रूम है, सब पहले किराया पर था, लेकिन फिर बाद में लड़ाई हुआ, सब खाली करा दिया, अब इसकी स्थिति एकदम खराब हो गई, दिवालिया घोषित हो रहा है, एक दिन की भी सब्जी खरीदने का पैसा नहीं बचा, तो उसको दिवालिया कहें? ये सब्जी एक भी दिन का पैसा नहीं। तो ये अब किसी व्यक्ति से कहा कि हमको कर्ज दीजिए, तो वो अच्छा व्यक्ति है, वो सलाह दे रहा है कि कर्ज तो देंगे, लेकिन तुम लौटाओगे कहां से? तुम ऐसा करो, 20 रूम है, एक रूम में रहो और 19 रूम के किराए पर लगाओ, लगाओगे तो तुमसे पैसा कुछ आएगा, तुमको दे सकते हो। विश्व बैंक भी यही 91 में कह रहा है भारत को कि 500% को जीरो करो। कोई भी वस्तु सेवा जब इच्छा रहे आ जाए, उस पुराना जमाना भुला जाओ, बिना रोक टोक के आने जाने की आजादी दो कि सामान आए सामान जाए। और ये चीज जब तक तुम नहीं करोगे, तुमको हम कोई कर्ज नहीं देंगे। तुम्हें जो पहले से चल रहा था, आगे हम लोग पढ़ेंगे, 47 से 91 एलपीक्यू राज चल रहा था। एलपीक्यू समझते हो आप लोग? एलपीक्यू का मतलब है लाइसेंस, परमिट एंड कोटा। हर चीज का लाइसेंस दिया जाता था, प्रमाणित किया जाता है कि जूता बेचेंगे, प्रमाणित किया जाता है कि प्याज बेचेंगे, वो सर्टिफिकेट सरकार देती। कुछ भी खोलना है तो जूतों बेचना है तो प्रमाणित किया जाता है, सरकार से लिखवाओ, तुमको परमिट मिलेगा, इतने बेचना है उतने बेचेगा, उससे ज्यादा बेचेगा तो जेल डाले। तुमको घर बनाना है, एक दिन ट्रक से सीमेंट नहीं गिराएगा, बाकी का झोपड़ी रह जाएगा। तुमको लिमिट है 3 महीना में 200 बोरा सीमेंट मिलेगा, उतना धीरे बनाओ, सबका बनने दो। 91 तक एकदम आराम से चल रहे थे और हर चीज का कोटा होता था कि विशेष आयोजन पर कोटा पर फैसिलिटी मिले। 91 में वर्ल्ड बैंक की सलाह पे हम लोगों ने पहली बार एलपीक्यू हटा लिया और पूरी अर्थव्यवस्था का एक टर्निंग पॉइंट है, सीधा जाते जाते अचानक मोड़, और यही है एलपीजी। एलपीक्यू टू एलपीजी, यही 1991 इकोनॉमी का एक टर्निंग ईयर। एलपीजी समझते हो आप लोग क्या है? हाँ, कभी लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं सोचना, केमिस्ट्री नहीं है। यहाँ है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसीलिए 91 के बाद हमारे बच्चों को दिक्कत शुरू हो गया। कारण लिबरलाइजेशन, विश्व बैंक कह रहा है कि भारत उदार हो, लिबरलाइज हो, व्यापार करने के लिए क्यों तुम लाइसेंस मारते हो? सबको कहो जिसको इच्छा है अपना दीवार तोड़ो, शटर लगाओ, पूछने की जरूरत नहीं है, प्रमाणित किया जाता है, कोई आवश्यकता नहीं। तो सरकार कहेगी कोई बहुत जरूरी है तब बम गोली बेचेगा, तब तो हाँ जरूरी चीज पर लाइसेंस दो। तो तुम्हारे क्वेश्चन है कि अभी कितने चीज के बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी? अभी क्वेश्चन बन जाए। और सरकार एकदम उदार है कि बेटा जिसको दुकान खोलना है सरकार डाल दो, दुकान शुरू, पिता करवा लो, जिससे करवा लो, हमारा सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। 91 के पहले था, लेकिन सरकार कही कि अगर तुमको बम गोली बेचना है तो हम उदार नहीं है, लाइसेंस लेना पड़ेगा, लिखवाओ, प्रमाणित किया जाता है कि क्या गोली बिकती है। अगर नहीं रहेगा, हम उदार हो जाएंगे तो सब मोहल्ला में बम का दुकान, इलाका किसी का, धमाका हमारा, नया नया दुकान खोल देगा ना जी। अब इसमें कोई लड़के जाएगा तो कहेगा बम दिखाइए, तो देखिए इसे 2 आदमी मरेगा, नहीं आओ पावर वाला, इससे मोहल्ला साफ हो जाएगा, आओ पावर के दिखाई, कौन कहां पटक देगा, किसको साफ कर देगा, ठिकाना नहीं। तो इसीलिए हथियार बारूद में लाइसेंस आवश्यक है। दूसरा, एसिड बेचने में लाइसेंस आवश्यक है। तो हम लोग देखेंगे सरकार बहुत उदार हुई, सिर्फ 3 चीज को छोड़, कहीं बाकी कोई लाइसेंस नहीं, जिसको बेचना बेचो। दूसरा, तुम लोग इसी के फेर में पड़ गए हो। 91 के बाद एक नया दौर आया है, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। 91 के पहले था हर चीज सरकारी, किसी को सरकारी नौकरी चाहिए तो हर चीज सरकारी होते थे। अगर तुम्हारा दिमाग रहेगा तो बाले बच्चे पूरे सरकारी नौकरी में चले जाओ। इतना 91 के पहले हाई परिस्थिति था। कैसे? तो किसी का नौकरी घर में नहीं लगा तो कोई बात नहीं है, कुछ जमीन पर कॉलेज बना दो, कॉलेज में बच्चे का एडमिशन लो, चल रहा है, उसमें सब अपने डायरेक्टर हो जाओ, घर का किसी का जिसका जैसा एजुकेशन है, कोई क्लर्क हो गया, कम पढ़ा चपरासी हो गया, सब हो गया। 2-4 साल चलाने के बाद सरकार क्या भेजो कि कॉलेज बहुत बंद कर रहा है, साइन करके कि सरकारी में आता है, बड़े बच्चे सरकारी नौकरी, फिर सरकार देखिए फुल फैमिली एक दिन सरकारी नौकरी। ये तो तुम सोच भी नहीं सकता कि वाह इतना बढ़िया पहले नौकरी लगता था सर, तो हाँ एक दिन में सब नौकरी में चले। अब इतना बढ़िया फैसिलिटी होने से विश्व बैंक डांट रहा है कि सरकारी क्यों करने पड़े? सरकार का काम कितना देखो, सरकारी का मतलब स्कूल खोल दिया तो 12 बजे तक लेट नहीं, 2 बजे के बाद भेंट नहीं, प्राइवेट रहेगा तो टाइम से हाजिरी रहेगा, अटेंडेंस, तुम देश में चलाओ, ये सब में क्या? और हर चीज को प्राइवेट कर दो। और यहीं से पहले सिर्फ एक टेलीफोन थे बीएसएनएल, सरकार को कहा गया कि अब सब प्राइवेट को छोड़ दो, जिसको जितना टावर लगाना है लगाओ, तुम परेशान मत। और लोगों को, भारत के लोगों को इतना अमीर बनाओ कि जिस समय तीसरा चीज तुम्हारे साथ हो उस समय बढ़िया से संभाल सके। और तीसरा चीज था ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, बिना किसी रोक टोक के कोई भी विदेश का आइटम भारत आ सके, भारत का आइटम विदेश जाए, भारतीय दूसरे देश में जा सके, दूसरे देश के लोग भारत आ सके। ये देखो ग्लोबलाइजेशन, और हम लोग इस पर सहमत हो। धीरे धीरे 500%, अब लगभग 10% पर बना हुआ है, कई सामान में तो 0 भी हो चुका है। और इसीलिए तेजी से चाइनीज चीज तुम देख पा रहे हो, चाइनीज मोबाइल, उस समय चाइनीज मोबाइल भारत कैसे आता? अगर 5000 का भी मोबाइल होता तो 25000 टैक्स लगता। अब टैक्स ही कम गया तो सामान इंडिया में आ। तुम देखते हो कि हमारे भारत की कंपनी बहुत सारे जो हमारे थे बंद हो, राजदूत बेचारा कहां चला गया पता नहीं। तुम देख रहे हो कई पीरियड कार बंद हो गए, कारण धीरे धीरे टैक्स कम गया। जापान की कंपनी है टोयोटा, और टोयोटा की कार मान लीजिए 20 लाख की है, पहले आता तो 1 करोड़ टैक्स लगता, तो कौन लाता? कोई नहीं लाता। टैक्स घट गया, इंडिया में एंट्री मार दी, भारत की गाड़ी के साथ सीधा टक्कर। अब यही चीज सरकार को समझाया गया कि इंडियन को इतना मजबूत बनाओ कि जिस समय बॉर्डर खोले तो तुम्हारा आदमी दूसरा देश का यूज नहीं करे, तुम्हारा यहाँ का अमीर दूसरे देश में टावर, पूरा विश्व एक गांव बनने जा रहा। और हम लोग उसी के लिए तैयारी की। तो मुकेश अंबानी, ये जो तुम बीच बीच में सुनते हो कि एकदम बहुत अमीर हो गए, ये हो गए, अडानी हो गए, सरकार की पॉलिसी है कि हम जान के कुछ लोगों को इतना छूट दें, इतना अमीर बनाए कि अगर हम कहें कि कोई टावर लगाओ, तो अभी तो चाइनीज मोबाइल है, बाद में चाइनीज टावर आए, 0% हो रहा है। तो हमारे यहाँ जैसे हम कहें टावर लगाओ तो कोई चीन का नहीं है, कहे इंडिया में टावर मत लगा, कोई फायदा नहीं है। इन लोग का नहीं भी रिचार्ज कराएगा तो जियो का इनकमिंग चलते रहेगा, तो ये लोग बिना रिचार्ज के खींचते रहता है। तो हम लोग यहाँ इसको मजबूत बनाया जा रहा है कि जिस समय खोले तो चाइनीज मोबाइल भले इंडिया में हो, लेकिन इंडियन टावर हम लोग चीन में कर दे, वो भी तो खोलेगा। तो जब इकोनॉमी खोलेगा तो हम लोग पहुंचेंगे। पहले लोग डर रहे थे कि खोलेंगे तो विदेशी लोग फिर कब्जा करें, अब हम लोग बड़ा प्रसन्न है कि खोलेंगे तो आज भारतीय लोग, विश्व में कोई ऐसा देश नहीं जहां भारतीय नहीं, और वर्ल्ड का कोई आदमी अभी इंडिया में आके बसने नहीं जा रहा। हम लोग इतने हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो वहां के सड़कों पर भारत के तिरंगा इतना संख्या में है कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री दोबारा आकर करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया है। वो इतना कैसे? और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री इंडिया आएंगे तो जानी रहो कितना लोग है जिसके पास झंडा भी ऑस्ट्रेलिया का 1-2 आदमी होगा, तो मोड़ के पैकेट में रख लेगा, किसी उठाने कहीं पीछे न दे अकेले। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग आज उत्साहित हैं कि वैश्वीकरण हो जाए, बिना रोक टोक के आने जाने दो। अमेरिका कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सबसे ज्यादा फैला हुआ है तो इंडियन है। अगर लूटा मारी भी होगा कि कब्जा करो
तो मेरे यहाँ कौन है? हमारे गांव में कोई ऑस्ट्रेलिया के आके बस जाए तो तुम जीने देगा लोगों का? डेली निकलेगा बलवा कैसा लग रहा है, ये कैसा कहते कहते उसको मार दे। और इसी कारण से हमारे यहाँ विदेशी कोई आने नहीं जा रहा है, हम लोग वहां जा रहे हैं। हमारी सेवा पूरे विश्व में सबसे नामी है और इसीलिए हम लोग एकदम मस्ती में है कि जिस समय ये पूरे रोक तो कटेगा, कब्जा भी होगा, तो हमारे लोग अमेरिका पर हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे, कहेगा ये गली एकदम हम लोग का है, सुरक्षित रहिए, तो हम लोग जीतेंगे। और इसीलिए वैश्वीकरण को हम लोग एक्सेप्ट कर लिया, एकदम एक्सेप्टेड, एकदम सही। और तुम लोग के लिए यही दुखद बात है कि 2030 आते आते हर चीज प्राइवेट हो जाएगा। जिस सरकारी नौकरी की तुम तलाश में हो, सरकारी कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार कहती है कि हम प्राइवेटाइजेशन के दौर में चलो। तुम्हें मानना होगा कि हमको निजी करना है, प्राइवेट सेक्टर की ओर हम लोग काम करेंगे। सरकार का काम स्कूल चलाना नहीं, अभी तक स्कूल है सरकार चलाएगी, फिर इसके बाद सरकार कोशिश करेगी कि हटाते जाए। रेलवे कंप्लीट सरकारी से हटके प्राइवेट हो जाए। अब एक ही बार प्राइवेट करेगी तो जान रहा है कि सारा स्टाफ हड़ताल कर दे, तो सब रेल का पहिया रुक जाए। तो सरकार एकदम तेज है, स्वीट पॉइजन चढ़ा रही। पहले खिड़की के 8 काउंटर थे, अब तुमको पता भी नहीं चल रहा है, नया बहाली बंद कर दे और फैसिलिटी दे दी कि बाहर में लिखो रेलवे टिकट हम देते हैं, तुमको कुछ कमीशन देंगे। फायदा जिसको हम काउंटर देंगे कमीशन पर टिकट बेचेगा, अगर उमर भी गया तो कोई बात नहीं, दूसरा के दे देंगे। यहाँ ही मर जाएगा तो जिंदगी भर इसके पत्नी को पेंशन, और फिर वो बेटा के कहेगा नौकरी, तो ये टेंशन देते रहता है। ये मरेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं। बाकी पूरी सरकार सोच रही है कि अब ये सब इतना काउंटर है, मोबाइल से ही टिकट काट लो, फैसिलिटी, फायदा। जैसे जैसे रिटायर होगा कहेंगे वैसे वैसे इसको बंद करते चले जाओ। पहले 5 काउंटर था, रिटायर हुआ 3 आदमी, कहेगा 3 बंद करो, बहाली नया नहीं करो, सब मोबाइल से काट ही रहा है, मोबाइल टिकट मान्य हो जाएगा। तो आने वाला 10 साल बाद सब काउंटर बंद करके सरकार मोटे अक्षर में लिख देगी, बिना टिकट यात्रा करना अपराध है, टिकट बाहर किसी काउंटर से या मोबाइल से कटवा के प्रवेश करें, खत्म हो। तो ये आहिस्ते से सरकारी किसमें बदल गया? निजीकरण। पहले साफ करने वाला प्लेटफॉर्म सरकार बहाल करती थी, अब टेंडर दे देती है कि ठीक है 1 लाख देंगे, कौन कौन साफ करने के लिए इच्छुक है, हाँ साफ करो, नहीं साफ करेगा पैसा रोक देंगे। होगा क्या फायदा? अब उसका स्टाफ जो ठेका लिया डेली बदल रहा है, उसको कोई मर गया जी गया, सरकार को कोई मतलब नहीं। धीरे धीरे रेलगाड़ी प्राइवेट तेजस से अप्लाई की, प्राइवेट ट्रेन, एक ड्राइवर बाकी सब सरकार। धीरे धीरे जब देखेगी सक्सेस है तो बस सरकारी ड्राइवर की बहाली बंद, प्राइवेट ट्रेन धीरे धीरे सब रिटायर होगा, टर्न आ जाएगा, सब निजीकरण हो। स्वीट पॉइजन अभी तुमको पता नहीं चल रहा, 10-15 साल बाद लगेगा कि जा तो पूरे चीज लेके खाग। और यही व्यवस्थाओं को हम लोग, कई लोग कहता है कि नौकरी कहां गया, सरकारी कानून के बाद प्राइवेटाइजेशन के दौर से चल रही है, नौकरी जितना कम हो सरकार यही सोच रही है। और तुम भले सोच रहा है कि बहाली नहीं निकल रहा है, मोदी मुर्दाबाद पाया जिंदाबाद, कोई सरकार आएगी फिर यही लेती रहेगी, कारण उसको पूरी चीज को प्राइवेटाइजेशन के दौर से गुजरना है। अब सरकार बहुत बिल पावर अलग रखे तो वो बातें फिर अलग होगी। तो अभी हम लोग को ये समझे कि जिस समय हम लोग आजाद हुए तो हम लोग बंद अर्थव्यवस्था के देश थे कि खुला बंद थे, आज कैसा है? खुला है। 91 के बाद हम लोग ओपन हो गए। बीएसएनएल के साथ साथ क्या एक ही कंपनी रही कि कई आ गई, कई आ गई। पहले चिट्ठी कौन पहुंचाएगा? तो सिर्फ पोस्ट ऑफिस, प्राइवेट चिट्ठी को पहुंचा दिया तो जेल में देंगे, तुम कैसे पहुंचा? 91 में हम लोग कहे कि और कोई इच्छुक है तो आ जाओ, तो कोरियर कंपनी खुल गई, कोरियर वाले पहुंचा रहे हैं। 91 के बाद ही सब है। बीएसएनएल एक ही कंपनी थी, इतना ज्यादा व्यस्त हो गया कि लगाते रहे, लोग कहे कि कौन सी है तो बीएसएनएल, तो भाई साहब नहीं लगेगा, लगाते रही। भारत संचार निगम लिमिटेड से भाई साहब नहीं लगेगा बन गए। तब कई जियो आया, एयरटेल आया, एयरसेल आया, बीच में आपने देखा कई कंपनी को लाइसेंस दिया गया, कुछ का फिर रद्द किया गया, फिर कई लोग को मर्ज किया गया। आज हम अपने कई प्राइवेट कंपनी को भी ठीक ठाक की। हवाई जहाज केवल एयर इंडिया था पहले, बस एक निजी क्षेत्र बढ़ा दिया तो इंडिगो एयर, कई लोग को बढ़ा दी। हर चीज में प्राइवेट को हम लोग एंट्री दिए, कब? 1991 के बाद। तो आज पूरे हम लोग सेक्टर में इसमें खुल गया। अब लास्ट हमारी है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की। तो हम लोग को कुछ नहीं करना, अभी हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमी का सॉफ्टवेयर आपके अंदर चला। इकोनॉमी है क्या, बात को समझे। फिर जैसे जैसे लेसन बढ़ते जाएगा, इकोनॉमी से आसान कोई विषय भी नहीं है और ना इससे कोई इंटरेस्टेड विषय हो सकता है, कारण तुम्हारे दैनिक जीवन से डेली जुड़ाव, डेली का जुड़ाव ना, डेली जो तुम महसूस कर रहे हो, जो देख रहे हो वही पढ़ना। अब इसमें 2 तरह के स्टडी है। पहला स्टेप में क्या है, ओवरऑल पूरे लेसन को हम लोग को पढ़ना है, वो ट्रेडिशनल पार्ट है जो हम अभी पढ़ा रहे हैं। दूसरा है कि आजकल छोटे एग्जाम में क्या है, 80% ट्रेडिशनल पार्ट ही रहते हैं, मैंने 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं सेम ही है, 20% थोड़ा अपडेट करता है। बीपीएससी वगैरह आजकल क्या किया है, 80% अपडेटेड, ट्रेडिशनल क्वेश्चन खत्म हो गया, तो सिर्फ 20% है। मतलब आपका पंचवर्षीय योजना वगैरह से पिछली बार क्वेश्चन दे दी, तो 10 क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन होगा जो कथा कहानी पर आधारित, बाकी 8 क्वेश्चन होगा जो कंप्लीट बिहार के आर्थिक समीक्षा, भारत का आर्थिक समीक्षा से करंट डाटा होगा, जो इधर पढ़ रहा है उसका वहां करंट यूटिलाइजेशन हो। तो पहले तो कंटेंट जानोगे तब ना कहेंगे जीडीपी कितना है, और जीडीपी का पता नहीं तो कैसे जानोगे? अब तुम चला तैयारी कि 80% वही है, तो पहले अभी हम क्या करेंगे, पूरा का एक बेसिक खत्म हो जाए, तो हम उसके बाद करंट का पेज एक साथ जोड़ दिया जाएगा, जो जिस वक्त एग्जाम दे रहा है धीरे धीरे अपडेट करेगा, सही होता चला जाएगा। तो देखिए, आप अल्प विकसित का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो, और विकास रुका हुआ भी है। विकासशील का मतलब विकास पूरा नहीं है, हो रहा है, और विकसित का मतलब जितना होना चाहिए उतना हो गया। भारत कैसा देश? हम लोग का देश विकासशील है, हम लोग के यहाँ बहुत बड़ा बाजार है, विकसित देश में बाजार नहीं। अमेरिका इंग्लैंड में शायद ऐसा घर होगा जिसके यहाँ टीवी फ्रिज ऐसी सब ना हो, सबके घर में, तो वहां बिक्री ही नहीं है, सबके घर में कभी खराब होगा 5 साल पर बदले। इंडिया में इतना बड़ा बाजार है कि हर व्यक्ति सोचे हुए कि धनतेरस में हम तो कोई टीवी लेने का, कोई फ्रिज लेने का, कोई एसी लेने का, कोई कुछ नहीं है तो कोई मिक्सर लेने का, कोई आयरन लेने का, हर व्यक्ति प्लान अभी से बनाया हुआ कि इस साल धनतेरस में ये वाला खरीद ले। एक ही दिन में करोड़ों का बिजनेस। अब जितनी कंपनी है अमेरिका का, कहीं का, सबका ध्यान भारत पर है कि इतना बड़ा बाजार तो कहीं देखे ही नहीं। क्यों? हम लोग विकासशील। हाँ, इसी तरह से अगर जिम्बाब्वे के अगर उन लोगों को बात करें तो उनके यहाँ भी घर में टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, एसी नहीं, और न खरीदने का कोई नजदीक में प्लान। बात समझिए, हम लोग क्या नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लान है। बाकी अल्प विकसित देशों में कोई प्लान नहीं है, वो जैसे है उसी में मस्त। वो अपना मिट्टी के घर है तो मिट्टी के घर में कहेगा बस सबसे बढ़िया नेचुरल रहो, एसी कहेगा सबसे स्वास्थ्य खराब हो जाता है, एकदम सब चीजें एलर्जी है। इस समय खराब बोलेंगे, लेकिन जरूरत पैसा आएगा तो फिर ले लेंगे। बस मेरा ना यहाँ पर विकासशील में गया, खराब चीज है, इसी नहीं लगाना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, तब तक जब तक नोट उतना ना, फिर जैसी है लगा लेते हैं, एक रूम में रहेगा, फिर धीरे धीरे शुरू हो जाए विकासशील। इसमें देखो धीरे धीरे तुम तीनों का लक्षण देखोगे। अल्प विकसित में सबसे ज्यादा बच्चे की संख्या होती है, विकासशील में युवा की संख्या होती है, और विकसित में वृद्ध की संख्या होती है। देखो तीनों देश देखने से ही पता चल जाए, सुबह सुबह का फील्ड देखो या शाम में फील्ड देखो, और जिसमें फील्ड में खाली बच्चे का कब्जा है, जवान लोग कोना धरे हुए छोटे छोटे खेल रहा है, तो समझना अल्प विकसित गांव। जिसके फील्ड में जवान लोग का कब्जा है, बैट बॉल छोटे बेचारा कोना धरे हुए, कब लग जाएगा ठिकाना नहीं है, बुरा लोग कोना धरे हुए, बुरा लोग को लेकर डांट रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, उधर से जाइए। विकासशील और विकसित में मजाल है कि बाबा को कोई रोक देगा, वृद्ध ही ज्यादा है। इस समय युवा अगर खेल रहा है तो लोग बुला के उसका भरपेट क्लास ले ले, तुमको नजर नहीं आता 20 वृद्ध व्यक्ति टहल रहा है, तुम कहां है, सीनियर सिटीजनशिप कुछ नहीं समझते हो। इस समय विकसित देशों में टिकट कटाना है अगर ट्रेन का, तो 3 जगह लिखा रहेगा सीनियर सिटीजनशिप, वृद्ध नागरिकों के। क्यों? उसकी संख्या ज्यादा है। एक जगह लिखा रहेगा इसमें
बाकी अन्य काउंटर जिसको घटाना है घटा लीजिए। भारत में क्या है, बूढ़े हैं यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है, जनरल काउंटर ही ज्यादा है। एक काउंटर पर लिखा रहेगा वृद्ध के लिए, और वो भी वृद्ध बेचारा ने आते रहता है कि ऑब्लिक में महिला लगा देता है, महिला और वृद्ध एक के लाइन में रहिए। महिला कितना बुरा को समझेगी बेचारी। अब इसीलिए यहाँ भी वृद्ध का स्थिति देखिए खराब है। तो भारत हमारा विकासशील है, अल्प विकसित बच्चों की संख्या ज्यादा क्या है, यहाँ बुढ़ा लोग बनते ही नहीं है, यहाँ बुढ़ा बनते नहीं है। अल्प विकसित का मतलब है कि इनके मरने का दर बूढ़े लोग का कम उम्र में ही, बुढ़ा बनना नहीं है, 50-60 होते होते आउट हो जाना। क्यों बुढ़ा नहीं बनेंगे? हाँ, क्योंकि यहाँ पोषण की स्थिति खराब है, गरीबी है, बच्चे में ही शादी है, बच्चे के गोद में ही बच्चे हैं, वहां के फील्ड में ही स्थिति। अब ध्यान दीजिए, अब उम्र बराबर तो 21 साल, मालूम चला कि तब तक 2 बच्चा और है, तो सब उसका बच्चा खेलेगा 21 साल वाला खेलेगा। अब उसका एक ही आदमी का 4-5 बच्चे घर में, अब उनके पिताजी का उम्र तो अभी 45 साल, घर में 5 बच्चा है, पैसा कम है। अब बताओ दूध आएगा तो बुढ़ा आदमी को मिलेगा कुछ नहीं? अगर मांग देगा तो सभी लोग हल्ला करेंगे, बताओ तो कितना ये जो है 5 बच्चा है बेचारा, इन लोग को कुछ नहीं मिला, इन्हीं को दूध चाहिए, अब पता नहीं कितना दिन का जीने का मन कर रहा है। ये सब सुनते सुनते बेचारा रन आउट हो जाएगा। बात समझ आया ना? तो ये जो यहाँ स्थिति है, ये अल्प विकसित देश की स्थिति है, यहाँ बच्चों का ही मेन संख्या। अब जिस गांव में तुम देखो छोटकाने ज्यादा है, अल्प विकसित, वहां मकान सबका पक्का नहीं है, ना ईटा गिरता है ना बालू गिरता है, तो अल्प विकसित। मकान सबका पक्का नहीं है, लेकिन डेली एक ट्रैक्टर आ जाता है, कभी किसी का ईटा गिर रहा है, कभी किसी का गिट्टी गिर रहा है, तो समझ लेना कि वो ये विकासशील गांव है, भले गरीब है लेकिन डेवलप कर रहा है, एक दिन में सबका सही हो जाएगा और यहाँ युवाओं की संख्या अधिक होगी। और जहां सबका घर एकदम तैयार है, नया किसी का मिस्त्री नहीं चाहिए, तो क्या होगा? विकसित हो। इन लोग के यहाँ मेन अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सब जगह कैसा देश है? विकसित। यहाँ बूढ़े व्यक्ति खूब जीने के लिए, जापान में क्या है, 100 साल से ज्यादा आयु होगा तो सरकार हर साल उसको सम्मानित करती, जिसका 100 पार आइए 2 लाख रुपया इनाम, जिसको 2 लाख मिला खूब खाया पिया, सोच रहा है अगला साल फिर मारेंगे ना, उसको जीने की ना आशा है। और भारत में जिनका है एकदम कष्ट से लग रहा है कि भगवान उठा ले। यहाँ तो भारत में क्या विकासशील है, किसी आदमी को 4 बेटा है तो एक पिता 4 बेटा को पाल लेगा, लेकिन चारों बेटा एक पिता को नहीं पाल सकता। चारों बेटा जैसे बड़ा होगा तो बाबूजी को फिर रन लेने के लिए कहेगा, 1 महीना यहाँ, 1 महीना यहाँ, 1 महीना यहाँ, 1 महीना यहाँ, सभी शिफ्टिंग मार दे। और ठीक 28वां दिन अगर इनकी तबियत खराब हो तो बस ये बेटा को तो बैठ के प्लान बनाएंगे कि बस 2 दिन काढ़ा हल्का हल्का कुछ पिला के खाली हल्का पार लगाओ, डॉक्टर भी बस उधर समझे। अब 2 दिन किसी तरह ठीक ठाक करके कैसा कहा करके पहुंचा दिया, तुम समझो। अभी तुरंत कहेगा कि सबसे तेज वही है, वो नहीं दिखाया तो हम ही को ज्यादा पैसा हो गया, हम दिखाएंगे, बेचारा खाए खाए करते करते बुलट जाता है। तो ये स्थितियां आप देख रहे हो, इससे भी खराब अल्प विकसित वाले। यहाँ पे स्थिति क्या है, लोग विवाह ही करते हैं कितने साल में, तो यहाँ विकसित देश में विवाह की आयु 40-45 साल, 45 साल 50 साल में विवाह करते हैं। सिर्फ इसके लिए संतान उत्पत्ति के लिए विवाह नहीं करता है। वो जानता है कि जिस संतान को हम जन्म देंगे अंतिम में हम ही को बेचने से रोक लगा दे, हमारे ही संपत्ति को फिर में बांट लेगा, हम ही को रन देने के लिए कह दे। इसलिए यहाँ विवाह का उद्देश्य क्या, अकेले रह रहा है, एक कोई और है कि कोई बीमार पड़े तो लोग देखे और अपने संपत्ति को बेच बेच के डॉक्टर प्राइवेट रखे, डेली आके चेक कीजिए, डेली मेरा बीपी नापिए, कितना लीजिएगा, डेली का 20,000 देंगे, 20,000 तब धन का के लिए रहा है। वो तो अपना धन अंतिम में कुत्ता बिल्ली के नाम कर देता है, मेरा कुत्ता बहुत वफादार है तो मेरा धन कुत्ता को दे दिया जाता है, बिल्ली को दे दिया जाता है, हम जब तक जिए एकदम पूरे मस्ती में जिए। ये विकसित देश का कांसेप्ट आपने देखा होगा, सिनेमा की कुत्ता का संपत्ति दे दिया, तो गांव में कैसा होगा? नहीं होगा। वहां पे ये दोनों थ्योरी है, ये विकसित देश की थ्योरी है। तो हम लोग इन सभी चीजों को इसीलिए बताया क्योंकि हम क्वेश्चन देंगे कि बताओ, आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें कहां पर बच्चों का जन्म दर अधिक हो, अल्प विकसित, विकासशील के विकसित, अल्प विकसित, कहां पे आपको कहेगा मृत्यु दर अधिक होगा, जन्म दर भी अधिक मृत्यु दर भी अधिक, तो क्या होगा? अल्प विकसित। जन्म दर कम मृत्यु दर कम, कहां होगा? विकसित। दोनों ही कम रहेंगे। यहाँ पे मरने वाला उम्र भी ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से कई क्वेश्चन आपको देंगे जो आपके बौद्धिक लेवल को टेस्ट करेगा। अब यहाँ से शुरू होता है इकोनॉमिक्स का सिलेबस। अब देखो पाठ्यक्रम इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए हम सबसे पहले आपको शुरू करेंगे एकदम इंटरेस्टेड, क्योंकि इकोनॉमिक्स आय से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आय से ही प्रारंभ करेंगे। कैसे इनकम होगा, कैसे क्या होगा, पूरे राष्ट्रीय आय का पहला अध्याय आप रखेंगे। राष्ट्रीय आय के बाद इस लेसन से आजकल बीपीएससी प्रश्न पूछ रहा है, यह है पूरे योजना, जिसके अंतर्गत पूरे पंचवर्षीय योजना का पूरे हम लोग चलेंगे। तब हम लोग मुद्रा के बारे में चलेंगे, इसके बाद हम लोग वित्तीय पूरा संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पूरा मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार दोनों आ जाएगा। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में हम लोग पूरे बैंक, शेयर बाजार सब जितने हैं सब वित्तीय संस्थान में पढ़ लेंगे। फिर तब हम लोग थोड़े बजट के बारे में देख लेंगे। इसके बाद फिर आसान होते जाएगा। कई लेसन ऐसे हैं जो ज्योग्राफी इकोनॉमी कंबाइंड, जिससे सिर्फ इकोनॉमी का आपको डाटा लेके चलना है। तो हम लोग फटाफट पहले कुछ बातों को नोट करें और तब धीरे धीरे आपका चलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें कहां तक लिखे, चलिए इसमें मिस्र तक लिखे हैं सब ना, चलिए नीचे लिख दीजिए। व्यापार के आधार पर सिलेबस क्या लिख रहा है, सब पढ़ा के तो सिलेबस पहुंचेंगे, तो नहीं पेपर उछलता जाता है। ये और तब सिलेबस सब हम क्रम से हर चीज लिखा देंगे। फिर उसके बाद तब पहला पार्ट, फिर पहला पार्ट से शुरू होगा तो फिर अपना स्पीड आ जाएगा। व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार के होते हैं। व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिख दीजिए बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था डैश तक लिख दीजिए, निर्यात माइनस आयात, एक्स माइनस एम बराबर 0, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, निर्यात माइनस आयात बराबर 0। चलिए दूसरा नंबर लिख दीजिए खुला अर्थव्यवस्था। खुला अर्थव्यवस्था डैश तक लिख दीजिए, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के देश में निर्यात और आयात दोनों होते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के देश में निर्यात और आयात दोनों होते हैं। निर्यात और आयात दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। चलिए तो इसमें अभी आगे की ओर चलेगा। कल से आपका पहला लेसन राष्ट्रीय आय से शुरू करेंगे, तो आप कलम लिखाएंगे बाकी, और कल से पहला लेसन इकोनॉमी का शुरू होगा। जिन बच्चों को इकोनॉमी का तकलीफ है वो धीरे धीरे 2-3 लेसन होते होते एकदम